हे गाइस, वेलकम टू वेदांतुज ओलंपियाड स्कूल। तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। तो चलिए, मैं रोहित गर्ग आपका फिजिक्स टीचर आपका स्वागत करता हूं हमारी इस अमेजिंग सीरीज के अंदर जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स। तो आज का जो कंटेंट है ना बच्चों, वो बड़ा ही प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। और आज एक्चुअली आपको मैं इस चैप्टर यानी कि वर्क डन की फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि यार क्या ज़रूरत पड़ गई थी हमारे फिजिसिस्ट्स को इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने की। मतलब काम इसके बिना भी चल सकता था, पर एक्चुअली आज आप काफ़ी चीज़ों को रिलेट करना सीखोगे। ठीक है। तो आज की वीडियो मस्ट वॉच है। ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपके कोई दोस्त भी हैं, ठीक है, जिनको जानने की काफ़ी क्यूरियोसिटी है चीज़ों को, तो वो आप उसको भी ये वीडियो रेफर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो। और जैसे कि आपको पता ही है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारा साइंस बूस्टर बैच स्टार्ट होगा। ठीक है। डेट अभी डिसाइडेड नहीं है। ठीक है। उसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स हम डील करेंगे, दैट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। दोज हु वांट टू ज्वाइन, मैं इस वीडियो के एंड पे दो तीन क्वेश्चंस शेयर करूंगा और आप उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन बना करके हमें इस मेल आईडी पे दैट इज nscgs.vos@gmail.com पे बना करके भेज दीजिए। और आप उस बैच के अंदर, अगर आपके सोल्यूशंस सही हुए तो आप उस बैच के अंदर ऑटोमेटिकली एनरोल कर दिए जाओगे। जब भी बैच शुरू होगा आप बस अपने सोल्यूशंस बना के भेजते रहिए, नहीं तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरह भी उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। ये उन्हीं बच्चों के लिए जो वीएस फैमिली का अभी तक पार्ट नहीं बने और बनना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो टुडेज टॉपिक इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क डन। तो इस चीज को स्टार्ट करने से पहले उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क डन। ये हमने उस कैटेगरी के अंदर क्यों हमने क्लासिफाई क्यों किया, मतलब ये जो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स वर्क डन के क्लासिफाई कर रहे हैं उनको क्या जरूरत पड़ गई थी, लेट्स सी। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क डन। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन। कितना टाइप है? 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन। एंड व्हाट आर दीज? फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क, सेकंड इज नेगेटिव वर्क एंड थर्ड इज जीरो वर्क। बेसिकली जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है दैट इज W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। F क्या होती है? फोर्स। S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। So based upon this theta only, we have classified our work done into 3 categories, that is positive, negative and zero. चलिए देखते हैं कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा। चलिए। सो फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क डन। तो डेफिनेशन रीड करते हैं। द वर्क इज सेट टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन हम तब कहते हैं इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अक्यूट, यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अक्यूट, देखिए ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है और इसके बीच का जो एंगल दैट इज थीटा वो क्या हो जाए? अक्यूट। अक्यूट मतलब 0 से और 90 डिग्री के बीच में। 0 भी होगा तो भी वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1 होता है। और cos 90, मैंने यहाँ पे 90 पे इक्वालिटी का साइन नहीं डाला है। तो अगर एंगल अक्यूट होगा बच्चा पार्टी तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। रीजन बीइंग क्योंकि 0 to 90 के बीच में जो आपका cos थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। अब हमें पता है वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड उसका भी पॉजिटिव। तो cos थीटा, क्योंकि अब यहाँ पे थीटा क्या है? अक्यूट है, तो cos थीटा भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव वर्क डन? बेसिकली जो पॉजिटिव वर्क डन है ना बच्चों, दैट इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब आपको पता है यार एनर्जी 2 प्रकार की हो सकती है, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। अपने मोशन के कारण जो एक ऑब्जेक्ट एनर्जी पोजेस करता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स शेप, पोजीशन एंड लोकेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो बेसिकली जो पॉजिटिव वर्क डन होगा बच्चों वो हमेशा क्या करेगा? एनर्जी को इंक्रीज करेगा, एनहांस करेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़का इस गाड़ी को पुश कर रहा है। ठीक है, इसको पुश कर रहा है। अब डेफिनेटली पुश कर रहे हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब गाड़ी यार इसी डायरेक्शन में चलेगी तो देखिए डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। अब एंगल कितना है? एंगल डेफिनेटली कितना है? 0 डिग्री है यहाँ पे। अब एंगल 0 डिग्री है तो वर्क डन यहाँ पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वर्क डन है तो इस गाड़ी की एनर्जी बढ़नी चाहिए। अब सोच करके देखो, जब तुम इस गाड़ी को पुश करोगे
क्या इस गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, और अगर इस गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होगी तो बाय द फॉर्मूला दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का। तो बेसिकली उसकी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यस उसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चा पार्टी बढ़ रही है। सो कहने से if the work done is going to be positive then the energy of the object will increases either kinetic or potential or the combination of both। तो ये हमारा था पॉजिटिव वर्क डन। चलिए अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। यहां पे ये व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है, तो बेसिकली उसकी क्या कर रही है, हाइट बढ़ रही है। अब यार इसने डेफिनेटली अगर इसको लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ तो फोर्स लगाई होगी किस तरफ, ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रही है, ऊपर की तरफ। थीटा कितना है, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, तो थीटा कितना हो गया, जीरो। थीटा जीरो तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव तो एनर्जी बढ़नी चाहिए। अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ेगी तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बाय द फॉर्मूला mgh बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, यस सर बढ़ेगी। तो देखिए फोर्स वर्क डन पॉजिटिव कर रही है, पॉजिटिव वर्क डन कर रही है तो उसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, तो यहां पे कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। एंड हेंस प्रूव्ड दैट व्हेनेवर अ फोर्स इज गोइंग टू परफॉर्म पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। आइदर इट कुड बी काइनेटिक और इट कुड बी पोटेंशियल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये हमारा था पॉजिटिव वर्क डन। Next is the negative work done. Now what exactly is the negative work done? So when the work is said to be negative if the angle between the force and the displacement is obtuse। बिल्कुल सही सुना आपने, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बच्चा पार्टी ऑब्ट्यूज होगा, यानी कि 90 से लेकर के 180 के बीच में होगा। और यहां पे देखिए इक्वलिटी भी है क्योंकि cos ऑफ 180 इज इक्वल टू -1। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस एंगल के बीच में जो आपका cos थीटा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। अब यार वर्क डन की डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। मैग्नीट्यूड कभी भी बच्चों नेगेटिव नहीं हो सकता। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, बट क्योंकि यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूज है तो cos थीटा क्या बन गया, नेगेटिव। तो टोटल वर्क डन क्या आ गया यहाँ पे, नेगेटिव, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव if the angle between force and displacement is obtuse। नेगेटिव वर्क डन क्या कर सकता है, बेसिकली नेगेटिव वर्क डन क्या करेगा, नेगेटिव वर्क डन विल डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द बॉडी। जैसे पॉजिटिव वर्क डन बॉडी की एनर्जी इंक्रीज कर रहा था, नेगेटिव वर्क डन बॉडी की एनर्जी डिक्रीज करेगा। कौन कौन सी, इट कैन डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, इट कैन डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी और इट कैन डिक्रीज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब यार ऑब्ट्यूस एंगल दिखता कैसा है, आप देख सकते हो यहां पे ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगल देखिए, इनके बीच का एंगल क्या है, 90 से बड़ा है। तो इन दिस केस द वर्क डन बाय द फोर्स इज गोइंग टू बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गाड़ी चल रही थी और आपने ब्रेक्स लगा दिए। अब ब्रेक लगा दिए तो वो जो ब्रेकिंग फोर्स है, वो कौन सा वर्क डन करेगी, नेगेटिव। कैसे, देखिए ये गाड़ी है हमारी, ठीक है, दिस इज अ कार, और ये कार जो है ये राइट साइड v वेलोसिटी से चल रही है। अब आपने एकदम से यहां पे क्या कर दिया, ब्रेक लगा दी। अब यार ब्रेक लगा दी तो यहां पे कौन सी फ्रिक्शन आएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी। और किस तरफ आएगी, पीछे की तरफ, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि इस गाड़ी की स्किड करने की टेंडेंसी किस तरफ है, आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन किस तरफ लगनी चाहिए, इसके ऑपोजिट, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगी। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, आगे की तरफ। तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, कितना, 180, यस। तो वर्क डन क्या हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव। तो आप देखो इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। स्पीड कम होना शुरू होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो गई। और जब आप हाथ लगा के देखते हो तो टायर उस टाइम पे गर्म होते हैं, क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस फॉर्म में जा रही है, ये हीट की फॉर्म में, वहां पे इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। गॉट इट। सो व्हाट डज पॉजिटिव वर्क डन डू, इट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और आप कह सकते हो कि ये एनर्जी इंक्रीज करेगा। नेगेटिव वर्क डन क्या करता है, ये एनर्जी डिक्रीज करता है। दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। नेक्स्ट इज द जीरो वर्क डन। अब यार जीरो वर्क डन कब कब हो सकता है सबसे पहली चीज, व्हेन द वर्क डन इज सेड टू बी जीरो इफ द बॉडी
इज डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर बॉडी को आप डिस्प्लेस करोगे फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो भैया वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बात करता हूं, लेट्स सपोज हमारे पास ये बुक है, ठीक है, आप इस बुक को पुश कर रहे हो, ठीक है, पुश किस तरफ कर रहे हो? टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, आपने इस बुक को क्या किया? पुश किया टूवर्ड्स लेफ्ट, और आपको पता है कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, mg नीचे की तरफ। अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस कांटेक्ट फोर्स एज वेल एज वेट, तो यार देखिए यहां पे कितना एंगल बन रहा है, कितना 90 डिग्री, कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि cos 90 क्या होता है बच्चा बाटी? जीरो। cos 90 जीरो हुआ तो वर्क डन भी क्या आ गया यहाँ पे? जीरो, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 90 यानी कि थीटा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो यार पॉजिटिव वर्क डन एनर्जी बढ़ा रहा था, नेगेटिव वर्क डन एनर्जी घटा रहा था, तो जीरो वर्क डन क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। इट विल नाइदर इंक्रीज, ठीक है, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ठीक है, ना ही तो ये इंक्रीज करेगा और ना ही ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो वर्क डन, ठीक है। अब एक तो ये केस हो गया, ठीक है। सेकंड केस जीरो वर्क डन का और कैसे हो सकता है कि भाई अगर जो फोर्स है उसके द्वारा या तो फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है, और या फिर डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट ही ना हो रही हो, तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। कैसे? अब यार ये हमारा एक कागजी पहलवान है, अब ये कागजी पहलवान क्या कर रहा है? इस वेट को लिफ्ट करना चाहता है। अब बेचारे ने पूरा जोर लगा दिया, फोर्स तो देखिए यहाँ पे फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, नो डाउट, पर ये लिफ्ट ही नहीं हो रहा है। अब यार ये लिफ्ट नहीं हो रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब हम इन सब का, अब ये तो मैंने आपको क्या किया? क्लासिफाई कर दिया कि वर्क डन कितने प्रकार का होता है। अब मैं इन सब को कंबाइन कर करके इसका मतलब समझाने वाला हूँ। इसका सब एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल लेकर के ये तीनों डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि जस्ट एप्लीकेशन आ जाए। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमने ABCD 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। हमने फाइंड आउट करना है कि भाई इनमें से किस केस के अंदर पॉजिटिव वर्क डन होगा, किस केस के अंदर नेगेटिव, और किस केस के अंदर जीरो वर्क डन होगा अगर मैं इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ रखता हूं? टुवर्ड्स राइट। चलिए देखते हैं। अब रैंकिंग वैंकिंग करने की जरूरत नहीं है, बस हम ये सीखेंगे कि किसके अंदर पॉजिटिव, किसके अंदर नेगेटिव और किसके अंदर जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज टुवर्ड्स राइट। फर्स्ट केस अगर हम यहां पे देखेंगे तो फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे की तरफ, एंगल देखिए कितना है? थीटा। थीटा मतलब यानी कि ऑब्ट्यूस। अब यहां पर एंगल आ रहा है ऑब्ट्यूस, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। चलिए सेकेंड केस, फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे की तरफ, एंगल कितना है? 90, तो इस केस के अंदर वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि एंगल कितना है? 90। थर्ड केस, फोर्स आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल थीटा कौन सा है? अक्यूट, यस, अक्यूट एंगल, तो वर्क डन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। लास्ट केस, फोर्स आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, थीटा कितना है? जीरो। अगर थीटा जीरो है, cos जीरो कितना हो जाएगा? 1। अगेन वर्क डन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो अब ऐसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा वर्क डन पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव, कौन सा जीरो, ठीक है। अब जो मैं कह रहा था बच्चों, इट्स टाइम टू कनेक्ट द डॉट्स। सुनिए कैसे, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मतलब काफी, ठीक है। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। भाई इस यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, पूरे यूनिवर्स की। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हाँ एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है, ऊपर से पानी को टर्बाइंस के ऊपर गिराया जाता है। मतलब पानी को टर्बाइंस के ऊपर गिराना मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी जो पानी के अंदर स्टोर थी डैम के ऊपर, उसको कन्वर्ट किया जाता है काइनेटिक के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी ने टर्बाइन को घुमा दिया, अगेन रोटेशनल काइनेटिक। जैसे वो टर्बाइन घूमी उसके कारण जनरेटर वो ऑपरेट हुआ जिसने क्या की? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। तो वो काइनेटिक किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? किसके अंदर?
इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। सो बेसिकली देखो, आपने कहीं बाहर से एनर्जी नहीं लाई, आपने एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे सोच सकते हो? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हम लोग एक क्लासरूम के अंदर बैठे, ठीक है, हम लोग 10 लोग हैं, 9 तुम और 1 मैं, और बाकी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई नहीं रहा, ठीक है, और जितने भी हमारे जेब के अंदर पैसे हैं वो हमारे पास हैं। तो उस केस के अंदर मैं कह सकता हूं मनी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो डेफिनेटली आई विल चार्ज सम मनी, राइट। तो तुम्हारा पैसा किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है, मनी अब ना तो बाहर से आ रहा है, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बट एक आदमी से दूसरे व्यक्ति तक क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज ये हमारा एक यूनिवर्स है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अ यूनिवर्स, और इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए एंड बी, ठीक है, बस 2 ही बॉडीज हैं, अब और कोई नहीं रह गया, ठीक है। तो यानी इस पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मान लीजिए ए बॉडी के पास क्या है? 12 जूल ऑफ एनर्जी, और बी बॉडी के पास है लेट्स सपोज 6 जूल ऑफ एनर्जी। तो इस केस के अंदर व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी इज 18 जूल। अब क्या हुआ? अब इस ए बॉडी को कुछ तो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने बोला कि नहीं यार एनर्जी शेयर करनी चाहिए, इसने इस बी बॉडी को लेट्स सपोज 3 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर दी। अगर 3 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुई बच्चा पार्टी, तो ए बॉडी के पास कितनी एनर्जी बची? 12 माइनस 3 दैट इज गोइंग टू बी 9 जूल। तो बी बॉडी के पास कितनी एनर्जी आ गई? 6 प्लस 3 दैट इज 9 जूल। अभी भी टोटल कितना है? देखिए अभी भी टोटल कितना है? टोटल अभी भी कितना है? 18 जूल। अब यार जिस बॉडी की एनर्जी घटी, जिस बॉडी की अब ए की एनर्जी क्या हो रही है? अगर मैं ए की एनर्जी की बात करूं वो डिक्रीज हो रही है, तो मतलब अगर ए की एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो ए पे कौन सा वर्क डन हुआ? ए पे वर्क डन कौन सा हुआ? नेगेटिव, यस। अगर मैं बी की बात करूं, बी की एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 9 से क्या होगी? 6 से क्या होगी? 9 होगी। अगर इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है तो इस पे कौन सा वर्क डन हुआ है? इस पे जो वर्क डन हुआ है दैट इज पॉजिटिव। ए पे वर्क डन नेगेटिव, बी पे वर्क डन पॉजिटिव। तो एक चीज समझ पा रहे हो यार, कि अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ है तो किसी ना किसी बॉडी पे नेगेटिव वर्क डन हुआ ही होगा, बिकॉज एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैं ये फोर्स के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ। छोटी सी एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल आप एक चेयर को पुश कर रहे हो ना, चेयर को पुश कर रहे हो, अब चेयर के पास स्पीड आ रही है, मतलब चेयर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो कहाँ एनर्जी डिक्रीज हुई? तुम्हारी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो अगर एक बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी बॉडी की एनर्जी घटेगी, और पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो एक बॉडी पे अगर पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है ना बच्चों लाइफ के अंदर, तो कोई ना कोई ऐसी बॉडी जरूर होगी जहां पे नेगेटिव वर्क डन होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशंस के अंदर लेकर के चलता हूं, और वहां पे आपको कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब यार देखना, अब मैं बायो भी लेकर के आऊंगा इन चीजों के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अराइजेज इज कि जब हम चलते हैं भैया, जब ये व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, तो इस हम थके हुए क्यों फील करते हैं? जब भी हम चलते हैं, जब दौड़ते हैं, हम उसके थक क्यों जाते हैं? व्हाट इज द लॉजिक? लेट्स सी। अब यार जब हम चलते हैं, देखिए कौन कौन सी फोर्सेस हमारे पे एक्ट करती हैं, ठीक है। अब यार W, T, N, फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग, ये हमारे पास फैंटास्टिक 5 है हमारे, ठीक है। वेट लगेगा, अगर मैं कह देता हूं लेट्स सपोज m इज द मास ऑफ द बॉडी, वेट लगेगा ऑफ कोर्स किस तरफ? नीचे की तरफ, दैट इज mg। कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ कोर्स किस तरफ? ऊपर की तरफ, दैट इज n। कोई टेंशन? नहीं सर कोई टेंशन नहीं है। कोई स्प्रिंग फोर्स? नहीं कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन? यस, फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन केस ऑफ वॉकिंग ओनली। चलिए कौन सी फ्रिक्शन होती है? स्टैटिक। ये सब कुछ बच्चों मैंने लास्ट क्लास के अंदर, और इनफैक्ट उससे भी जो पीछे वाली वीडियोस के अंदर है वहां पे मैंने सब कुछ बताया हुआ, कि अगर आपको ये चीज, आप आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप जाइए पुरानी वीडियो को देखिए, वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा। लेट्स सपोज ये व्यक्ति क्या कर रहा था? एक्सेलेरेट कर रहा था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब किस तरफ हो रही है? यहां पे आगे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ चल रहा है तो यार डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ होगी? आगे की तरफ ही होगी, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी फोर्स का क्या क्या वर्क डन है यहां पे। अगर मैं बात करूं ये कांटेक्ट फोर्स की, कांटेक्ट फोर्स कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री,
अगर मैं रफ लैंग्वेज के अंदर देखूं तो वर्क डन क्या हो जाएगा इसका 0 ऑफ कोर्स। mg किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, अगेन एंगल कितना आ रहा है 90, वर्क डन क्या हो जाएगा 0। अगर मैं बात करूं यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की, जो कि हमारी डायरेक्शन के अंदर ही लग रहा है, तो लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसका वर्क डन भी क्या आता है 0 आता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट एट ऑल डिस्प्लेसिंग, तो इसका वर्क डन भी 0। तो जितनी भी फोर्सेस हमारे पास लग रही हैं उन सबका वर्क डन क्या आ रहा है 0। मतलब इस व्यक्ति की एनर्जी बढ़नी नहीं चाहिए, बट यार ये तो कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, तो मतलब इसकी तो स्पीड बढ़ेगी। इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बाय फॉर्मूला दैट इज हाफ mv², ये भी बढ़ेगी। अरे भाई साहब, कोई फोर्स वर्क डन भी नहीं कर रही है और फिर भी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चली जा रही है, ऐसा क्यों? ये तो यार अपना जो लॉ है, जो ऊपर हमने लॉ पढ़ा है कि पूरे यूनिवर्स की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, सॉरी एनर्जी, नॉट जस्ट काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है पर अपने आप से नहीं जनरेट हो सकती। ये तो इसने रूल ब्रेक कर दिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से सोचो, हम यार क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमारा फूड इनटेक होता है, हमने खाया खाना, तो हमारे अंदर क्या बनते हैं एटीपीज, जिनको हम क्या कहते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल, बायो याद आई। ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ब्रेक, क्या करते हैं ये बॉडी के अंदर ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद यहां पे हमारे एंकल्स होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे एंकल्स हैं, अगर यार तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, अगर तुम्हारे घुटने पे, एंकल्स पे, सॉरी घुटने नहीं, वो टखने पे, एंकल्स पे अगर चोट लग जाए तो आप कभी भी आप चल नहीं पाते हो, आपको चलने में बड़ी दिक्कत आती, क्योंकि वो जो एंकल्स ही है ना, वही इंटरनल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। गॉट इट? वैसे इनको बोला जाता है कि ये रोटेशन ऑफ वर्क डन करते हैं, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एटीपीज ब्रेक हो रहे हैं, एटीपीज ब्रेक होकर के हमारी बॉडी को क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है, और वो किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। सो डेफिनेटली वन फॉर्म इज डिक्रीजिंग, one form of energy is decreasing and the another form of energy is increasing. That is why हम थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद चलने के बाद क्या कर जाते हैं, थक जाते हैं, और फिर हमें खाना खाने की, जब पानी पीने की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारे एटीपीज फिर से बन जाएं और हम फिर से दौड़ना शुरू कर दें। एक एग्जांपल रियल लाइफ की। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं चीज़ों को और समझने के लिए। अब यार जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तब भी क्यों थक जाते हैं हम? जैसे लेट्स सपोज मेरे पास एक आदमी है, लेट्स सपोज इट्स मास इज 50 kg, मास इज 50 kg, और हमारे पास 10 स्टेयर्स हैं, ठीक है, उसने 10 स्टेयर्स चढ़नी है, और एक स्टेयर की जो डायमेंशन है, उसकी जो विड्थ है दैट इज 1 मीटर, मैं अज्यूम कर लेता हूं, और ये जो उसकी हाइट भी है दैट इज ऑल्सो 1 मीटर। चलिए ये हमारे पास सिनेरियो, ये सिचुएशन है। तो बताओ भैया व्हाट इज द टोटल वर्क डन? ठीक है, हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि टोटल वर्क डन क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब यार सोच करके देखो कौन कौन सी फोर्सेस इस व्यक्ति पे लग रही हैं, ठीक है। नो डाउट एक तो लगेगा नीचे की तरफ वेट, जिसको हम कह देते हैं mg, और एक लगेगी ऊपर की तरफ कांटेक्ट फोर्स n, और आप देखो यहां पे चलने के लिए फ्रिक्शन भी लगेगी उसके पांव पे, ठीक है, स्टैटिक डेफिनेटली, अगर काइनेटिक एनर्जी ये पिट जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। अब यार एक एक करके इन सभी फोर्सेस का हम देखते हैं वर्क डन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहां पे वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय वेट, वेट का वर्क डन हम देखते हैं। वेट किस तरफ लग रहा है सर जी? नीचे की तरफ। कितना mg, कितना मास है 50, g की वैल्यू कितनी है 10, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 500 न्यूटन। कितनी स्टेयर्स हैं? 10 स्टेयर्स हैं, ठीक है। अब यार एक स्टेयर की अगर विड्थ यहाँ पे 1 मीटर है, तो टोटल ये विड्थ अगर मैं कह दूं ये आदमी A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है, दिस इज A टू B, दिस मैन इज मूविंग फ्रॉम A टू B, ठीक है, देखो कितना खुश है। अब अगर ये A से B जा रहा है तो इसकी टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी? 10 मीटर, राइट, क्योंकि 10 स्टेयर्स है 1 मीटर की, और इसकी जो टोटल हाइट है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाउ मच? दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी
10 मीटर, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो भी हमें कितनी दे रखी है 1 मीटर पर स्टेयर। अब what is the definition of work done? It is the displacement of force in the direction of force, right? हमने डिस्प्लेसमेंट बच्चों कौन सी कंसीडर करनी होती है, जिस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। नो डाउट ये व्यक्ति इस तरफ जाएगा ऐसे, तो mg देखिए हर सिचुएशन पे ऐसे नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन में, बात सुनिए, अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखूं, mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो इस डायरेक्शन में तो बच्चों एक ही डिस्प्लेसमेंट है, वो कौन सी 10 मीटर, क्योंकि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ऊपर की तरफ कितने गए 10 मीटर, नीचे की तरफ फोर्स कितनी लग रही है 500 न्यूटन। व्हाट इज द एंगल, दैट इज 180 डिग्री। सो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय वेट, सो वर्क डन बाय वेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 500 into 10 into cos of 180, and what is cos 180, that is -1. So work done by weight is coming out to be minus of 5000 न्यूटन। चलिए परफेक्ट, पहला सिचुएशन। सेकंड इज वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय वेट, वो हो गया, सॉरी, वर्क डन बाय कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शन भी कह देते हैं। चलिए दोनों को हम यहीं पे डील करते हैं, एंड फ्रिक्शन। अब यार सोच कर देखो, नो डाउट यहां पे कांटेक्ट है, ये लग रहा है कांटेक्ट। अब जब व्यक्ति सीढ़ी चढ़ेगा, वो कैसे सीढ़ी चढ़ता है, देखिए सीढ़ी जब चढ़ता है तो ये हमारे पांव है। जब हमने सीढ़ी चढ़नी होती है, हम एक पांव को उठा करके ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर रखते हैं, और एक पांव हमेशा एक सीढ़ी के साथ कांटेक्ट में रहता है। फिर आप अगले पांव को सीढ़ी पे जमाते हो और पिछला पांव ऐसे लिफ्ट करते हो। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, जिस पांव पे कांटेक्ट फोर्स लग रही है वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा होता है, और जो पांव ऐसे उठा करके आप सीढ़ी पे रखने जा रहे हो, ठीक है, यानी कि जो पांव डिस्प्लेस कर रहा है उस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही है, उस पे कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं लग रही है। सेम इज द केस विद फ्रिक्शन, जिस पांव पे कांटेक्ट है उस पे नो डाउट फ्रिक्शन लग रही है, और जो पाउंड डिस्प्लेस हो रहा है उसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही है। तो कैन आई से कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट डिस्प्लेसिंग, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बचा पार्टी यहां पे डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। और अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट डिस्प्लेसिंग, work done by contact force is also going to be 0, work done by friction force is also going to be 0। तो यहां से कैसे पता चला कि हम थक जाते हैं, चलिए देखिए, ये स्टेयर केस था आपका, ठीक है, दिस इज आवर स्टेयर केस। अब यार जब व्यक्ति यहां पे, ठीक है, दिस इज ए, और जब वो बी पे पहुंचा, इस पे जो टोटल वर्क डन टोटल इज गोइंग टू बी इक्वल टू वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय कांटेक्ट फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स ही है, तो मैं इसका मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहा हूं। वर्क डन बाय वेट इज कमिंग आउट टू बी -5000 न्यूटन मीटर और जूल। वर्क डन बाय कांटेक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शन इज व्हाट, 0। तो अगर वर्क डन बाय mg इज नेगेटिव, वर्क डन बाय mg और द टोटल वर्क डन इज नेगेटिव, तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। अब यार अगर इसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये एनर्जी कहीं से तो आई होगी, कहाँ से आई, अरे एटीपीज होते हैं। एटीपीज क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद ये जो mg है उस एनर्जी को चुरा करके ले जाता है। और आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो कि भाई यही एटीपीज हमारी मदद कर रहे हैं हमारे खुद के वेट को एक h हाइट पे ले जाने के लिए। इसलिए जो मोटा व्यक्ति होता है वो जल्दी थक जाता है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, क्योंकि उसका बेचारे का वेट ज़्यादा होता है, तो उसको जितना ज़्यादा वेट उठा करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा उसको वर्क डन करना पड़ रहा है। और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, जो एटीपीज हैं वो ब्रेक करके वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको देखिए कितनी प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को ये नहीं पता होता, इवन लोग इंजीनियर बन जाते हैं तो भी उनको नहीं पता चलता है।
तो चलिए बच्चों, नाउ इट्स टाइम टू शो यू द क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, वो क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशन मुझे भेजिएगा और फिर हम उस बैच के अंदर आपको एनरोल करेंगे। चलिए स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg increases its velocity from 6 meter per second to 15 meter per second in 2 seconds. The work done by the force during this interval is. This is the question. These are the options. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चंस हैं एनएसईजीएस क्वेश्चंस हैं बच्चों, तो बड़े ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy throws a stone of mass 100 gram vertically upwards. It reaches a height of 10 meter and then falls to the ground. The work done by the boy is. बच्चे के द्वारा कितना वर्क डन यहाँ पे किया जा रहा है? एक बच्चे ने एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक दिया है, वो 10 मीटर की हाइट तक जा रहा है, तो कितना वर्क डन वो बच्चा करेगा? थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन लिटिल बिट इजी है तो मैंने आज एक क्वेश्चन बढ़ा दिया है। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड experiences acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 9 सेकेंड। एक पार्टिकल है, उसका मास 0.5 kg है, वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलेरेट कर रहा है। कितने टाइम के लिए? 9 सेकेंड्स के लिए। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड इज। इस पीरियड के दौरान कितना काम उस फोर्स के द्वारा किया जाएगा वो हमने कैलकुलेट करना है, एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो चलिए, ये हमारे 3 क्वेश्चन है। जल्दी से इनके सॉल्यूशंस बना करके मुझे इस मेल आईडी पे दैट इज nsejs.vos@gmail.com पे बना करके भेज दीजिए। कब तक? टिल फ्राइडे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी कब आती है? सैटरडे, और उस वीडियो के अंदर मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करूंगा। तो तब तक के लिए बच्चों मैं चलता हूं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा। नहीं भी समझ आया होगा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और फिर देख लीजिए। और यस, जाते जाते लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि ये हमारी गुरु दक्षिणा है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, दैट इज ऑन सैटरडे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।